उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विपिन यादव जी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। जिन विषयों का नाम है वो है प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, एक है आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हट चुका है और अब कश्मीर सही मायने में आज़ाद हो चुका है, और तीसरा मुख्य विषय है वो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक राष्ट्र एक निशान एक विधान। इन तीनों मुख्य विषयों के साथ आज हमारे गेस्ट यानी हमारे मेहमान हैं विपिन यादव जी, जो प्रोस्टिट्यूशन का नाम सुनते ही हमें अपने आप को ना सुनना ना समझना और ना ही बोलना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा विषय है कि हमें हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती है सुनने में, समझने में और बोलने में भी। क्या आपको नहीं लगता कि प्रोस्टिट्यूशन समस्त स्त्री के लिए एक अभिशाप है? दुनिया में 4400 वर्ष पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के बेबीलोन शहर में वेश्यावृत्ति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अलग अलग कल्चर में समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से वेश्यावृत्ति जारी रही। भारत में 2600 वर्ष पहले से वेश्यावृत्ति हो रही है, लेकिन इसके लीगल स्टेटस का आज भी पता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा यौन कारोबार उस देश में होता है जहां देह व्यापार गैर कानूनी है। चीन में सरकार यौन कर्मियों के साथ अपराधियों की तरह पेश आती है। समय समय पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के मसाज पार्लरों, बारों और नाइट क्लबों में यहाँ ये फलता फूलता रहता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो जो युवा वर्ग है उस पर इस प्रकार की प्रोस्टिट्यूशन का बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो कल की ही गुड़गांव के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार की नकारात्मक अनैतिक क्रियाएं देखी गई है, पाई गई है, और प्रशासन ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है विपिन यादव जी, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस प्रकार के अनैतिक जो घटनाएं वहाँ पर घट रही है, जहाँ पर सामाजिक स्तर पे युवा वर्ग पर बहुत ही गहरा और नकारात्मक असर पड़ रहा था, तो उन अनैतिक क्रियाओं को वहाँ पर पूरी तरह से बंद करवाया गया है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट गुड़गांव से। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा इंद्रपाल जी का। इन्होंने एसएचओ DLF2 के रूप में अभी ज्वाइन किया है, और पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या दोबारा से उभरने लगी थी। जो MG रोड पे प्रोस्टिट्यूशन का था, पिछले 4 महीने पहले जब हमारे पुराने एसएचओ ने ज्वाइन किया तो ये समस्या कम हो गई थी, लेकिन ये दोबारा से उभर के आ गई समस्या। अब इस समस्या के समाधान के लिए एसएचओ साहब के संज्ञान में ये चीज़ लाए हैं। आज पिछले 2 घंटे से लगातार यहाँ पे गश्त चल रही है। अंदर ये डिसाइड किया गया कि भी पहले ये देखा जाए समस्या है कितनी। तो जितना मुझे नज़र आया, मुझे आज कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि अगर मैं देखूँ परसों ये समस्या बहुत बड़ी थी, जब 250 से 300 लोग MG रोड पर सहारा मॉल की तरफ ऐसी लड़कियाँ इस तरीके से खड़ी हुई थी और माहौल पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन आप जब हमने घूम के देखा तो हमें लगता है कि माहौल काफ़ी ठीक हो गया है। तो एसएचओ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और जो आज आपने गश्त की इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, हमने डिस्को चौक से लेकर और कुर्सी कैफे तक अपने 5 राइडर और ERV जी डिप्लॉय कर रखी हैं। हर एक उसको 500 गज का वो एरिया दे रखा है, और मैं खुद 10 बजे से 2 बजे तक रात को पेट्रोलिंग पर रहूँगा, और ये जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है इसको बिल्कुल बंद करके रखूँगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बंद हो जाता है तो हम सब लोगों के लिए तो बहुत सुविधा है। हाँ, आपसे पहले जो एसएचओ साहब थे उन्होंने भी हमारा बहुत कोऑपरेशन किया, और लगभग पिछले 4 महीने से कम था, लेकिन पिछले हफ्ते भर से दोबारा से ऐसी वारदातें सुनने में आई थी। लेकिन अब एसएचओ साहब आए हैं, उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें दोबारा से ना उभरें। सेक्टर 29 के अंदर भी कल हमने शिकायत की थी, और उस साइड में भी कल नज़र आया कि पुलिस पूरी रात गश्त पे रही है। उसके फ़ोटो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। एसएचओ साहब, आपने अभी ज्वाइन किया है DLF फेज 2 को, कोई सांत्वना देना चाहेंगे हमारे नागरिकों को? मैं फेज 2 के सभी सम्मानित नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जाएंगे, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ी जाएगी, निश्चित।
बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिकल 370, ये जब संख्या हम देखते सुनते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की याद आ जाती है। धारा 370 यानी 370 आर्टिकल के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय के संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। लेकिन गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद ऊपर दिया गया हर पॉइंटर बदल गया है। यानी अब देश के बाकी राज्यों की तरह भी कश्मीर में भारत के संविधान का हर कानून लागू होगा, हर नियम लागू होंगे और वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 370 के तहत सीमित क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार रखती थी। हटाने से पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता था। 370 आर्टिकल हटाने से पहले की बात कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला भारत के किसी अन्य राज्य की व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेते तो उसे भी जम्मू कश्मीर का नागरिकता मिल जाता था। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था। कश्मीर में पंचायतों को उनके अधिकार हासिल नहीं थे। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। और अब इन सब 370 धारा हटने के बाद ऊपर दिए गए हर पॉइंटर बदल गया है। यानी अब देश के बाकी राज्यों की तरह भी कश्मीर में भारत के संविधान का पूरा कानून लागू होगा, हर नियम लागू होंगे और वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। इस पर तो सही मायने में हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने सही मायने में अब जाकर हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो आज़ाद हुआ है। 1947 के बाद सही मायने में जम्मू कश्मीर अब आज़ाद हुआ है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद फिर आया यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों के लिए, सभी समुदायों के लिए और एक कानून का एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इन्हीं मुख्य विषय को लेकर हम आज आमंत्रित करने जा रहे हैं विपिन यादव जी को, जिन्होंने इन्हीं मुख्य विषय, साथ में राम मंदिर निर्माण का भी मुख्य विषय हमने आज के इस विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर अब कैसा है, साथ में राम मंदिर निर्माण और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जारी होने के बाद हमारा देश कैसा होगा। सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। जी, एक मुद्दा हुआ था सेक्टर में, गुड़गांव में, उस मुद्दे को लेकर आप विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। कल रात की शायद घटना थी और आपने वीडियो भी उसमें डाला था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करने के बाद जो महिलाएं होती है उनकी रोजगार का क्या। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सहमति में नहीं हूँ, लेकिन मैं उन महिलाओं के रोजगार के बारे में सोचती हूँ कि जो इस पेशे में लाया गया है। कोई भी महिला अपनी मर्जी से इस पेशे में नहीं आती है ना। तो उन महिलाओं के रोजगार का क्या, उनके परिवार का क्या होगा, तो उस पर विशेष चर्चा करनी है आज। कहना है, देखिए, रोजगार का हक सभी को देना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार दे भी रही है। लेकिन अगर किसी भी कारण से कोई समस्या है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समाधान तो उसका मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता कि अभी प्रोस्टिट्यूशन में आ जाए। हाँ, देखिए, जहां तक मैं अभी एमजी रोड की बात कर रहा हूँ, ये एमजी रोड गुरुग्राम जो साइबर सिटी के नाम से मशहूर है, मुझे लगता है इस समय भारत में अगर सबसे ज्यादा नौकरियां कहीं अवेलेबल हैं तो गुरुग्राम में ही है। यहाँ आईएमटी जैसा बहुत बड़ा सेक्टर है, उद्योग विहार है, मुझे लगता है लाखों में नौकरियां अवेलेबल है। अगर वो करना चाहेंगी, हो सकता है जितना वो वहां कमा रही है उतना ना कमा पाए, लेकिन नौकरियों की कोई कमी एटलीस्ट गुड़गांव में तो नहीं है, ये साफ नजर आता है।
मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस प्रकार से जो शहर को खराब किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, खास करके प्रोस्टिट्यूशन से सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो युवा वर्ग के ऊपर असर होता है। युवा वर्ग उस गलत दिशा में जाते हैं और जो आपने सराहनीय कार्य किया है उस चीज को हटाने का, वो काबिल तारीफ है। तो मेरा ये अहम मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से युवा वर्ग किस दिशा में जा रही है, तो किस प्रकार से वहां पर जो मुद्दा हटा है, तो इस प्रकार से बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जैसे मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर रेड लाइट एरिया का, तो किस प्रकार से पूरे देश के अगर इस प्रकार के गंदगी को हटाना है, तो कैसे, क्या प्रकार का निर्णय और क्या कानून लगना चाहिए इस प्रकार के चीजों को हटाने के लिए? इसमें देखिए जी, कानून की तो आपको कानून के जो ज्ञाता हैं, जो विद्वान है, वही बता पाएंगे। पर मेरा ये कहना है कि अगर हर एक के पास नौकरी होगी, और मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में नौकरी से ज्यादा समस्या शायद माइंडसेट की है। हमारा जो माइंडसेट है, हमें क्या आसान लगता है, क्या मतलब जो चीज होनी चाहिए, जो चीज नहीं होनी चाहिए, ये सब एनालाइज करने का विषय है। अब एक बंदे के पास नौकरी नहीं है तो वो प्रोस्टिट्यूशन में चला जाएगा, मतलब ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप मर्डर करके पैसा ले लेंगे। और जॉब शायद एक रीजन नहीं है, इसके पीछे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारी जो समाज में जो शायद माइंडसेट ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उस माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को ये समझना पड़ेगा कि ये माइंडसेट, मतलब ठीक है भाई, आजकल अगर मैं बात करूं आज से 20 साल पहले की, तो गर्लफ्रेंड जैसी कोई चीज नहीं होती थी। आज मतलब समाज बिल्कुल ही अलग प्रकार से बदल रहा है। और उसमें मैं प्रोस्टिट्यूशन के विषय में ये नहीं कहूंगा कि इसको बंद किया जा सकता है, शायद बहुत मुश्किल है। जब से ये दुनिया बनी है तब से ये चल ही रहा है। लेकिन शायद इसके बारे में एक विषय ये भी आया था कि क्यों ना हम कोई एक अलग से, दिल्ली के अंदर एक अलग डेजिग्नेटेड प्लेस है इस चीज के लिए। गुड़गांव में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है। एटलीस्ट जो नॉर्मल सोसाइटी है, जहां हमारे बच्चे, हमारे परिवार घूमते हैं, वहां ये समस्या ना आए, ये जरूर सोचने का विषय। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। अभी कुछ 4 महीने पहले मेरी एक बहन DLF फेज 2 में यहाँ गुरुग्राम में ही रहती है, MG रोड के ऊपर ही। वो रात को अपने पति और बच्चों के साथ मूवी देखने आई है। और रात को जब लास्ट शो लगभग 12-1 बजे फिनिश होता ही है, तो वो जब बाहर निकली है, बाहर निकलकर वो जा रही है, बच्चों के साथ है, पति के साथ है। एक इंसान आता है, उससे कहता है क्या रेट है। आप इमेजिन कीजिए कि उसके दिल पर उस समय क्या बीतेगी। वो अपने बच्चों की आंखों में आंख डालेगी कैसे, पति की तरफ देखेगी कैसे। मतलब वो पर्दा बिल्कुल ही हट गया है। शायद लोगों को लगता है ये उनका हक है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से समय समय पे जरूर कार्रवाई की गई है। जैसे मैं अगर बताऊं, हमारे यहाँ पे पीछे 500,000 लोग सड़कों पे भी निकले थे कुछ साल पहले। उसके बाद ये बंद भी हो गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलता ही रहा, ये बंद भी हो गया था, काफी तरीके से कंट्रोल हो गया था। अभी 4 महीने पहले दोबारा से हमने मुहिम चलाई, तब भी बंद हुआ। यहाँ जो समस्या है, अगर मैं उसके ऊपर डिस्कस करें, समस्या ये है कि ये जो आधा किलोमीटर का एक स्ट्रेस है, मेहरौली गुड़गांव रोड, MG रोड के ऊपर, इसमें 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं और एक ट्रैफिक का भी चौकी है। अब समस्या समझिए कि अब एक तरफ से अगर पुलिस बहुत एक्टिव है और उनको हटाती है, तो उन्हें सिर्फ 4 कदम चलना है और वो दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में चले जाते हैं। वहां से हटाया तीसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में। यानी कि जब तक ये ना हो कि सभी पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ है वो वहां एक्टिव मोड पे ना हो, तब तक इनको हटाना नामुमकिन ही है। और हमारे कानून के विषय में भी जरूर सोचने की विषय। हम पुलिस वालों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई तुम इसका ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब गंदे काम हो रहे हैं। शायद कानून को समझने की जरूरत है कि किसी लड़के को अगर हाथ लगा दिया, पकड़ लिया, तो पता नहीं क्या इल्जाम लगा दे कि भाई क्या हुआ। अब पुलिस वालों के हाथ में भी, वो बेचारे डरे रहते हैं, उन्हें भी अपनी नौकरी है, उनके भी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो। बिल्कुल जी, ये एक ऐसा मुद्दा है, पेचीदा मुद्दा है कि जिसको बहुत ही सरलता से और सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ, मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन, डिपार्टमेंट और हम सब समाज के लोगों को, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बड़े पद पर विराजमान है, उन सभी को साथ मिलकर इस बहुत अहम मुद्दे का एक निराकरण, सोल्यूशन लाना होगा। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है और इसी की तरफ कदम उठाने का प्रयास भी हुआ है।
हमने क्या किया अभी कि हम तीनों पुलिस स्टेशन के जो थाना प्रभारी है उनसे जाके व्यक्तिगत मिले, हमारी पूरी टीम गई और हमने कहा कि भाई इसका समाधान अकेले अकेले काम करने से नहीं होगा, आप तीनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उनका कहना था जी कि तीनों को एक ही समय पर एक ही जगह पर आने के लिए हमें ऊपर से भी ऑर्डर चाहिए, तो उसके कारण से फिर हम कमिश्नर ऑफ पुलिस थी हमारे यहाँ पे मैम कलाराम चंद्रन जी, उनके पास भी गए, उनका भी बहुत योगदान रहा। सीएम विंडो के ऊपर भी हमने काफी इसके ऊपर शिकायत लगाई। तो कुल मिला के जब पूरा का पूरा प्रशासन एक साथ आया तो ही शायद हम इसको कर पाए, वरना हम कितना भी प्रयास करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी पुलिस स्टेशन प्रयास करता रहे, अल्टीमेटली जब तक पूरा सिस्टम नहीं चाहेगा। समस्या ये है कि इतने सारे पब खुल गए हैं, मतलब डांसिंग बार खुल गए हैं शाम को, और अच्छा उस पर रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि भैया स्टैग एंट्री नहीं है, अकेले नहीं जा सकते। तो आप सोच के देखिए कि एक कोई जाना चाहता है, अंदर जा रहा है, तो उसको कह दिया जाता है स्टैग एंट्री नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा, आप उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी, वाइफ नहीं होगी, परिवार का कोई नहीं होगा, तो वो बाहर जाकर कहेगा ठीक है जी 1000 रुपए लो मेरे साथ चलो। ये वहां से शुरुआत होती है और कहाँ जा रही है, मतलब समाज को सोचने की आवश्यकता है। और आज मैं ये भी कहूंगी कि समाज आज कहीं ना कहीं अकेला होता जा रहा है। आज स्मार्टफोन में रील्स की दुनिया में जो हकीकत रियलिटी है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आज जब शाम के वक्त परिवार के साथ बैठ के भोजन करना होता है, बैठ के बातचीत करनी होती है, कि एक चलन था एक समय पर जब शाम का खाना इकट्ठा खाते थे हर परिवार। आज उस परिवार का जो एक समय था वो आज कहीं ना कहीं छूट गया है। आज लोग न्यूट्रल फैमिली में आज विश्वास करने लगे हैं, ज्वाइंट फैमिली घटता जा रहा है और इससे समाज जो है वो अलग होता, विभाजित होता जा रहा है। और इसीलिए आज एंटरटेनमेंट के ऊपर मनोरंजन पहले होता था, घर पे ही होता था मनोरंजन, ज्वाइंट फैमिली में बुआ काका मामा सबके बच्चे एक साथ गाना गाते थे, क्लासिकल सॉन्ग क्लासिकल डांस जो भी है। लेकिन आज उन सबका चलन खत्म हो रहा है और आज लोग स्मार्टफोन के अंदर एकत्रित हो गए, पूरी दुनिया जो है। और उसके बाद अगर कोई स्मार्टफोन से बोर होता है तो उसको बाहर जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहां पे जाना उनको मजबूर करता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी हमें बाहर निकलना है और हकीकत की दुनिया में आना है। आपको ऐसा लगता है कि मुद्दा बहुत पेचीदा और बहुत बड़ा है, छोटा मुद्दा नहीं है ये? क्या लगता है आपको? आपने मेरी नजर में दो मुख्य विषय बताए, एक ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, और एक ये। तो पहले मैं ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का जवाब दे दूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली में जब हम रहते थे तो चीजें हमारे लिए कंपैरेटिवली बेहतर थी और एक इंसान को समय बिताने के लिए परिवार मिल जाता था। चाचा चाची के बच्चे, दादा दादी, मतलब एक परिवार में आमतौर में 10 से 15 लोग तो कम से कम होते ही थे। अब समय ये आ गया है न्यूक्लियर फैमिली का, और ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में शादी होते ही पहले ही उस गुड़िया के दिमाग में डला होता है कि भैया अलग रहेंगे तो ही बेहतर होगा, और वो अलग हो भी जाते हैं। तो अच्छा, अगर उसके न्यूक्लियर फैमिली का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी बदल गया है। पहले आमतौर पे 4 से 6 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे होना स्वाभाविक था, फिर आया 2 बच्चे, और आजकल एक नया ट्रेंड है बच्चे ही नहीं चाहिए ही नहीं, वी डू नॉट नीड रेस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है, एक पति और पत्नी बस कुछ समय तक एक दूसरे के साथ समय बीत जाता है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ना आपके पास कोई बात करने को है, ना आपके इमोशंस समझने को है, आपके पास कोई कंधा नहीं है। अगर आपकी लड़ाई पहले अपनी वाइफ से, अपने पति से हो जाती थी तो उसको संभालने के लिए परिवार में इतने लोग होते थे, इतने बड़े होते थे, इतने छोटे होते थे, तो संभाल लेते थे। अब तो लगभग ये नामुमकिन सा ही हो गया है। और ऊपर से अब ये जो बाहर की नौकरियां, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे, 70% लोग विदेशों में रह रहे हैं। अब माता पिता 80 साल के, 70 साल के, 90 साल के अकेले रह रहे हैं, घर में 4 नौकर हैं, उनसे बात कर सकते हो आप, लेकिन परिवार में बात करने के लिए कोई नहीं है। अब बात आ गया दूसरा जो आपका प्रश्न है इसका, फोन। ये फोन मुझे लगता है कि जितनी सुविधाएं इसने दी है, जिस प्रकार से कनेक्ट किया है, किसी भी चीज का कुछ फायदे या नुकसान होते हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर इस फोन ने हमें हमारी लाइफ को ऐसा बना दिया है कि शायद हमारा सारा फोकस अब इसी पर आ गया है। हर 5 मिनट में अगर फेसबुक पे कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने शेयर आए हैं, जब तक हम देख ना लें हमारे को संतुष्टि होती नहीं है। क्या किया जाए उसका, थोड़ा मुश्किल है समझना।
स्मार्टफोन के लेकिन आज सेल्फी कैमरा ने हमें इतना अकेला कर दिया है कि आज तस्वीर खींचने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं महसूस होती और हम अपनी तस्वीर खुद ही खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें बहुत अकेला कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तस्वीरें खींचने के लिए भी हमें अब किसी की आवश्यकता नहीं है, इमोशंस के लिए भी नहीं है। और आजकल तो वो कुछ ऐसा आ गया ना, एवी, ये भी आपके मन में जो चल रहा है वो खुद वही दिखाएगा। बिल्कुल फेसबुक पे वही आएगा जिसके बारे में आप अपने घर में बात कर रहे हैं। परमानेंट आपके ऊपर एक चेक बन गया है। वो हमारे यहाँ कहते हैं एलेक्सा ताई। जी हरियाणा में ताऊ और ताई शब्द बड़े फेमस हैं। तो ये कहते हैं भाई अलेक्सा ताई जो है ना वो बताएगी अब क्या होना है। जी बिल्कुल जी। जी मेरा अहम सवाल ये है कि पौष्टिक शिशु में जो पिछली पीढ़ी की महिलाएं जुड़ी है या जो आज जो जिन बच्चों की माँ है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आने वाली पीढ़ी इस फील्ड में प्रथा बनाकर न जाए। जो प्रथा बना करके माँ है तो बेटी को भी जाना पड़ेगा, बेटी डॉक्टर इंजीनियर अच्छी नौकरी अच्छा जीवन जीना चाहे तो उस पर दाग धब्बे न लगे, वो अपनी जिंदगी को अच्छे माहौल में जी सके, भविष्य उसका खराब ना हो। भले उसकी माँ ने मजबूरी में हो या किसी भी वजह से उसने ये रास्ता चुना है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी जो है, उसकी बेटी जो है, उसका बेटा है, वो एक बेदाग जिंदगी जी सके। ये मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इस पर कार्य करे। क्या कहना है आपको इस बारे में? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जैसे अभी हम न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे थे। ज्वाइंट फैमिली में ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अगर हम कहीं भी किसी भी कारण से, फाइनेंशियल रीजन भी एक हो सकता है, अगर कोई रास्ता बदल रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो पूरा परिवार है आपका साथ देने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। आजकल न्यूक्लियर फैमिली ही इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो गई है कि जब आपको समस्या आती है तो आपके पास कोई नहीं है, और जब रास्ते नजर नहीं आते तो इंसान को जो रास्ता सामने आसान नजर आता है उस तरफ चल भी पड़ता है। लेकिन शायद जो दूसरी बात आपने कही कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो उससे बचना चाहे तो न्यूक्लियर फैमिली उसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि समाज का जो एक दबाव है, समाज के अंदर अभी पहले था ना कि इस परिवार में से बेटी हो, बहू हो, इसी बिजनेस में जाना, ऐसी भी कुछ जातियां हमारे यहाँ रही हैं। तो शायद उनको बाहर निकलने का मौका इस नए सिस्टम से मिल रहा है, क्योंकि उनको वो सामाजिक दबाव नहीं है, वो चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर वो चाहे कि समाज में सही तरीके से जाना है तो ये एक ऑप्शन खड़ा हो सकता है। दूसरा, हम सबको मिलकर ये भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो एनजीओ हमारे बने हुए हैं, एनजीओ आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, एनजीओ को मोटिवेट करें। उनको अगर कोई फाइनेंशियल फंडिंग की आवश्यकता है, कहीं कोई आवश्यकता है, उनकी सहायता करें, उनको पढ़ने लिखने में आगे बढ़ने में। हम कर भी रहे हैं ऐसा, लेकिन शायद थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता आएगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कि ऐसा तो ये मुद्दा इतना ज्यादा पेचीदा है, इसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि यूसीसी जो है, आप उसकी होस्टिंग कर रहे हो, तो उस पर आज बात जरूर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कब तक लागू हो जाएगा और उसका विशेष मुद्दा, अहम मुद्दा क्या रहेगा, और देश के हर नागरिक को इसे स्वीकार करना होगा। तो ये इस पर जो चर्चा करिए। मुझे लगता है सरकार का निर्णय है, कितना जल्दी हो पाएगा, उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। हम तो चाहेंगे इसी सत्र में ही हो जाए, जी लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी आते हैं। जी ये विरोध वैसे तो समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें तो, जैसे अब प्रोस्टिट्यूशन का विषय, इसके ऊपर तो सबको एक हो ही जाना चाहिए। जी अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इसमें किसी का विरोध है ही नहीं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से आता है, अगर सभी को एक कानून मिले, एक जैसा रहन सहन हो, सबका एक जो अलग लाइफस्टाइल है वो तो वैसे भी मेंटेन रहेगा, लेकिन कानून तो एक हो। अगर मैंने किसी को मारा, मुझे 6 महीने की सजा है, तो मेरे साथ में बैठे हुए इंसान को कोई सजा ना हो या 6 साल की सजा हो, दोनों ही गलत है। एक यूनिफॉर्मिटी आनी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। लगभग बहुत सारे बड़े बड़े देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है और बहुत आसानी से लागू किया गया है। बहुत से लोग हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को बहकाते हैं कि तुम्हारे साथ ये अत्याचार हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये अत्याचार हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके अंदर बड़ा सिंपल बताया गया है कि सब, जो भी कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। आपके रिलीजन के ऊपर कोई आघात नहीं है, आपके विचार पर कोई आघात नहीं है। ये अगर आघात है
तो जो बदला हुआ परिप्रेक्ष्य है, हम सबको अलग प्रकार से देखा जाता है, जाति पाति का भेदभाव नहीं हो, धर्म का भेदभाव नहीं हो, अगर किसी ने अच्छा किया है तो अप्रिसिएशन भी बराबर है और बुरा किया है तो पनिशमेंट भी बराबर है। पता नहीं लोग इसको क्यों इस तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है शायद राजनीति के अंदर लोगों को विरोध करना आदत हो गई है। वो विरोध किस चीज के लिए है, वो ठीक चीज के लिए है या गलत चीज के लिए है, ये समझे बिना सिर्फ विरोध करना, इससे बाहर आने की आवश्यकता है। मुझे मतलब विरोध करना एक ट्रेंड बन गया, टीआरपी ट्रेंड इसको मैं कहूंगी मीडिया के लैंग्वेज में। हाँ, अगर आप अपोजिशन में हो तो आप विरोध करोगे ही, चाहे कोई कितना ही अच्छा विषय हो, कितना ही जरूरी विषय हो, आप विरोध करोगे ही। आप बताइए, राम मंदिर बना, ये किसी के लिए क्या समस्या हो सकती थी? अच्छी बात है, भारत की पहचान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने के ऊपर श्री राम का दरबार दिखाया गया, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आवश्यकता है, ये एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना शायद काम चलना बहुत 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 मुश्किल है हमारे समाज के। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नजर आ रहा है वो हमारी बहनों को होगा, और खासकर जो माइनॉरिटी की बहनें हैं, एक बराबरी का अधिकार। जैसे 370 हटाया गया, जो शायद कोई हटा नहीं पाया था मोदी जी के अलावा। मैं बहुत ही सराहना करती हूँ, सपोर्ट बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी फैन भी हूँ उनके तुरंत निर्णय लेने के लिए। और उसके बाद 3 तलाक हटा तो उसमें इस्लाम बहनों को ही फायदा हुआ है। उनका जो हक अधिकार था वो उन्हें मिला है, सामाजिक तौर पर उनका हक मिला है। क्योंकि 3 बार तलाक बोल देने से, तलाक उसके लिए कोर्ट है, आपको बाकायदा कोर्ट में जाकर आपको डिवोर्स का केस फाइल करना पड़ता है, तभी आपको तलाक दिया जाएगा या मिलेगा, जिस प्रकार से केस चलेगा उसके संदर्भ में, उस प्रकार से। तो ये सब जो हटाया गया है वो किसी ने सामाजिक तौर पे मोदी जी के अलावा सोचा होगा, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। मोदी जी ने एक बार यहाँ पे बहुत सभा हुआ था तो उन्होंने कहा था, कुछ फाइलें लटक जाती है, कुछ भटक जाती है और कुछ अटक जाती है। तो ये बात बहुत सही कही थी उन्होंने कि कुछ लटक जाती है फाइलें, कुछ भटक जाती है और कुछ अटक जाती है। 370 की जब हम बात करते हैं ना, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा, अच्छा हिटलर को हम सब बुरा कहते हैं, बुरा था उसने, पर वो किस कारणों से, उसका एक लॉजिक था, मुझे आज तक मतलब मैंने कुछ किताबों में पढ़ा। उसका कहना था किसी सेना का सेनापति गिद्दड़ हो और पूरी सेना में शेर भरे हो तो वो सेना किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, कहीं राज नहीं कर सकती। लेकिन अगर सेनापति शेर हो, फिर चाहे सारे जानवर हो उस सेना के अंदर, वो शेर उस सेना को पार उतार देगा। तो मेरे देश का सेनापति आज एक शेर है, और साथ में उसके पास जो उसके सिपे सालार हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको एक दिल की बात बताता हूं, मैं शायद आज तक कभी बोली नहीं। जब आर्टिकल 370 पर बात चल रही थी तो मुझे ऐसे ही आप जैसे किसी ने पूछा, जो जनकर ने, कि भाई आर्टिकल 370 के बारे में आपका क्या कहना है, अगर ऐसा हुआ तो कत्लेआम हो जाएगा, हजारों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, हर भी सभा हो जाता है। तो मैं तैयार हूं, लेकिन कश्मीर के वो बहन भाई जिन्होंने वो देखा है, जिन्होंने वो सहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जब राम मंदिर का निर्णय आया, मैं आपको एक ऐसी घटना जो मेरे जिंदगी में मेरे साथ घटी, मैं मतलब आउट ऑफ कंटेस्ट है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। राम मंदिर के लिए हम धन संग्रह कर रहे थे जब राम मंदिर बनने का विषय आया। तो एक हाई राइज सोसाइटी में मैं गया, अनजान लोगों के पास जाते थे, हाँ जी आपका जो दिल करे, आप 10 रुपए देना चाहें, 10 लाख देना चाहें, आपकी इच्छा है, लेकिन आप दे जरूर, ताकि आपके नाम की एक ईंट वहां लगे, आपके मन में ये भावना हो कि जब राम मंदिर बना था तो एक ईंट मेरे पास भी लगी, मेरे नाम की भी लगी। मैं ऐसे ही एक हाई राइज सोसाइटी में गया तो वहां मुझे एक संज्ञान में एक बात आई। हमने डिसाइड किया था कि हम पार्क में जाएंगे और पार्क से ही पैसा जो भी देना चाहेगा, जितना देना चाहेगा। मेरे पास एक भाई साहब आते हैं, गोरा सा रंग था, मैं तो फिर भी काला हूँ, गोरा सा रंग, और वो कहते हैं कि भाई साहब मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आए चाय के लिए, हम वहीं पे आपको कुछ चाहेंगे कि इसमें दें, अपना योगदान करें। हमने कहा भाई साहब संभव नहीं है, आखिरी दिन है आज जो हमें, और आज ये पेमेंट जमा भी करनी है, तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा, आप यहीं करें, घर ना बुलाएं। वो चला गया, थोड़ा मायूस था। 5 मिनट बाद फिर आया, कहता भाई साहब मेरी वाइफ का एक विशेष अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे
घर चले। उनकी उम्र रही होगी लगभग कोई 60 साल के आसपास, 60-65 साल। पता नहीं क्यों हमने सबको मना किया, लेकिन उनका चेहरा और जिस तरीके का बात करने का तरीका था, हमने कहा ठीक है जी चलते हैं। 6ठी मंजिल पे उनका घर था, लिफ्ट में चढ़कर ऊपर गए। जैसे ही हम उनके घर के बाहर पहुंचे, एक महिला जिसकी उम्र रही होगी कोई 55 साल 60 साल लगभग, आंखों में आंसू भरे हैं और वो साष्टांग हो गई, फर्श के ऊपर साष्टांग हो गई, प्रणाम कर दिया कि मेरे घर राम आए। वो रो रही है, उसके आंसू नकली नहीं थे, बनावटी नहीं थे, मतलब पता चल रहा है वो पूरा भीग गई थी अपने ही आंसुओं के अंदर। मैंने कहा बहन, मतलब मैं तो सिर्फ एक विषय है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी अपनी श्रद्धा से देना चाहे। आप हमें इतनी बड़ी संज्ञा दे रहे हैं कि मेरे घर राम आ गए। बोले भाई साहब, ये संज्ञा आपको नहीं है, ये संज्ञा उसको है जिसने ये 370 हटाई, जिसने राम मंदिर का रास्ता साफ किया। ये जो इतना बड़ा विषय आया है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। बोला हम कश्मीर में रहते थे, 6 एकड़ जमीन के ऊपर उनका फार्म हाउस कह दीजिए, बड़ा सा घर, बीच में चारों तरफ उनका जमीन, नौकर चाकर सब कुछ था। एक दिन बाहर नोटिस लग गया कि आप कल छोड़ के चले जाइए। हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उस लेडी के वचन मैं आपको सुना रहा हूं। उसने कहा कि हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हमारे घर में 7 जो काम करने वाले थे वो मुस्लिम थे, और हमने उन्हें बच्चों की तरह पाला था, अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह रखा था। तो हमें ये था कि ये सब है, ये संभाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगले दिन जब वो बंदूक लेकर आतंकवादी आए, वो उनके नौकर ही थे जिन्होंने उसको घर में घुसाया। और घर में घुसाने के बाद उन्होंने पूरे घर वालों को कंट्रोल किया। दे यूज्ड टू लिव इन ए जॉइंट फैमिली। उनके सामने उस समय वो महिला रही होगी कोई 20-25 साल के आसपास, 1990 की बात है। उनके सामने उसकी ननद को, शादी होकर आई थी, उसकी ननद यानी कि उस इंसान जो आदमी था उसकी बहन, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया परिवार के सामने। और कहानियां खत्म नहीं होती, शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को कुल्हाड़ी लेकर, जो उनके पास औजार थे घर में, काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कहा उस महिला से जिससे मैं मिला था कि इसको पका के लाओ। उन्हीं से पकवाया, बंदूक रखकर, क्योंकि उसकी अपनी बेटी थी, उसका वाइफ, उसकी माँ थी, उसका पति था। वो कुछ नहीं बोल पाई, रोए, सिर्फ रोना ही अपने हाथ में था। उसको पकवाया और उसके बाद जबरदस्ती उसी के परिवार को उसे खिलाया गया। मैं जब ये कहानी सुन रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी हो गए, बताते हुए भी हो गए। ऐसे परिवार, इस तरीके से किया गया उनके साथ, और फिर उनको छोड़कर आना पड़ा। आज वो यहाँ बस रहे हैं, किसी ने उनकी आवाज नहीं उठाई। आज एक शेर आया है, उसने आवाज नहीं उठाई, उसका समाधान भी करके दिया है। और ये समाधान हम सबके लिए याद रखने की बात है। और जो भारतीय इस बात को भूल जाएगा कि धारा 370 हटाई गई थी, राम मंदिर बनाया गया था, उसे शर्म आनी चाहिए भारतीय। मैं इस पर यादव जी एक ही बात कहना चाहूंगी कि कश्मीर में आज सही मायने में आजादी मिली है। सच में ये आजादी 1947 में नहीं मिली थी। कश्मीर को आजादी अब मिली है जब आर्टिकल 370 हटा है। उनकी भावनाओं को आजादी तब मिली है जब राम मंदिर बना है। और हाँ, मैं सच बताता हूं, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी आप देखिएगा कि मुस्लिम भाई बहनों को होगा। अब देखिए ना, गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात में अगर आप इतिहास उठा के देखें, मैं देख रहा था 537 दंगे हुए 1947 से लेकर 2002 तक। 537 दंगे हुए। आप एवरेज निकाल लीजिए 50 साल की, यानी कि हर साल में 10 दंगे। जिस स्टेट में हर साल में 10 नरसंहार होते हों, दंगे होते हों, उस स्टेट में आज के दिन पिछले 20 साल में कौन सा दंगा हुआ है? इमेजिन कीजिए, हिंदू मुसलमानों के दंगे होने बंद हो गए। सिर्फ एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। उस इंसान ने गुजरात में करके दिखाया, आज वो पूरे देश में करके दिखा रहा है। और आज के दिन अगर कोई दंगा होता भी है तो सबको पता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो सामने नजर भी आ जाता है, 4 दिनों में उसका राज भी खुल जाता है।
देश बदल रहा है, हम और आप बदलेंगे, बदलाव आएगा, आ रहा है। एमजी रोड की समस्या के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मुझे किसी ने कहा कि अरे ये तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, उसके बावजूद ये समस्या 20 साल की है, जड़ों में घुस चुकी है, निकालने का प्रयास चल रहा है। पहले भी डीसीपी होते थे, सीपी होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, सीएम होते थे, लेकिन आज पिछले 6 महीने में लगभग नेग्लिजिबल। हमने एक स्क्वाड बनाया हुआ है, हर हफ्ते वो एक बार जाकर रात भर रोड पर रहता है, ताकि हम सिर्फ पुलिस पे भी नहीं छोड़ रहे, समाज भी जागरूक हो रहा है। और इसमें मेरा योगदान नहीं है, वो समाज उसने जागृत किया है। उस समाज को समझ में आने लगा है कि अब हमें किस रास्ते को पकड़ना है, किस तरीके से चलना है। सही को सही कहना सीख रहे हैं लोग। हिंदुस्तान जो हजारों सालों की गुलामी में रहा, उस गुलामी की मानसिकता से उभरने लगा है। मतलब कभी कभी तो मन में ये भी आता है कि शायद हमारा देश आजाद ही अभी हुआ है कुछ समय पहले, जिस तरीके से हम जी रहे थे। लेकिन मैं इस मुद्दे को बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता। ये ना बने, ये समाज का काम है, समाज आगे बढ़कर कर रहा है। इसे मेरे साथ कुछ कांग्रेस के भाई भी हैं, अन्य पार्टियों के भाई भी हैं जो लगे हुए हैं, और मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि ये पार्टी दल से ऊपर का मुद्दा है। जब विषय प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ मेरी बहन बेटी, मेरे परिवार को असर नहीं गिर रहा है, ये उनके परिवार को भी गिर रहा है। हम सब साथ हैं और साथ मिलकर इसका समाधान कर रहे हैं। तो कृपया करके इसको किसी भी हालत में राजनीतिक रंग ना दिया जाए। पर फिर एक बार मुलाकात होगी। आज समय सीमा तय की गई थी, इसलिए समय सीमा कम होने की वजह से हमें आज इस इंटरव्यू को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन बहुत अहम मुद्दों पर आज चर्चा की है। आज सारे ऐसे अहम मुद्दों को हमने आज इस इंटरव्यू के माध्यम में लोगों तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करूंगी। उज्जवल भारत न्यूज हमेशा ऐसे अहम मुद्दों के साथ आपसे हमेशा चर्चा में रहेगी और बात करेगी, और ऐसे मुद्दों को, सवालों को जरूर समाज के सामने रखने का सकारात्मक प्रयास करेगी। और आप दोबारा हमसे ऐसे मुद्दों को लेकर हमें अवगत कराते रहिए, और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और समाज के प्रति जो सकारात्मक कार्य एक उज्जवल भारत न्यूज चैनल कर रहा है, वो हमेशा करता रहेगा, ये मैं आपको वचनबद्ध करती हूँ। करणी सेना भारत की मीडिया प्रभारी होने के नाते समाज के लिए जो भी सकारात्मक कार्य होता है वो हम करते ही है, और हर नकारात्मक कार्यों को हम लोग मिटाने का सकारात्मक प्रयास करते हैं। तो कैसा लगा आज आपको हमसे बात करके, ये भी जरा जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ऐसे इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर मुझसे बैठकर बातचीत हुई। मुझे एक मौका मिला अपने बात को रखने का, अपने विषय को रखने का। और उज्जवल भारत आज आवाज बन चुका है। जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, इम्पोर्टेंट इश्यू होता है, उसको उठाता भी है और आगे भी उठाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।